Hello students, this is lecture number 7 of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी हाँ, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज। आज का टॉपिक होगा सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज के बारे। तो देखिए आज क्या नया सीखते हैं हम लोग, बिल्कुल ध्यान से। टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज। ये क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन नहीं, पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट का। क्या कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज का, क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं कि किसे कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर अ चार्ज Q इज सराउंडेड बाय सम अदर चार्जेज। मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q जिसके इर्द गिर्द और भी कुछ चार्जेज हैं। जैसे आप 2-3 अपने मन से मान सकते हैं, 4-5 भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है Q और इसके अगल बगल कुछ चार्जेज आप मान लीजिए यहाँ पर है। एक चार्ज को मान लीजिए यहाँ पर है, एक चार्ज है यहाँ पर भी एक मान लीजिए और अपने मन से यहाँ भी मान लीजिए। आप इससे कम ज्यादा भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। इस चार्ज का नाम दे देते हैं Q1, इसका नाम दे देते हैं Q2, इसका नाम दे देते हैं Q3, इसका नाम दे देते हैं Q4 और इसका नाम दे देते हैं Q5। तो ये एक चार्ज है और इसके चारों तरफ और भी चार्जेज हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, या बाई वे कोइंसिडेंटली यदि किसी का सेम भी हो सकता है। पहले प्रश्न को समझिए। टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। एक तरीके से ये मतलब ऐसा हो जाएगा कि जमावड़ा है, एक भीड़ जैसा है। सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है और उसके चारों तरफ कुछ और चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि वो जो सेंटर पे, जिस चार्ज को हम लोगों ने सेंटर पे माना है, उस पे टोटल कितना फोर्स इंपोज होगा, या अलग अलग चार्जेस जो हैं वो टोटल कितना फोर्स लगाएंगे। उसके बाद क्लियरली हम लोग समझेंगे कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। तो देखिए, मान लेते हैं सबसे पहले कि यहां से इसका डिस्टेंस है R1। अपने मन से हम लोगों ने मान लिया कि डिस्टेंस है R1 और जनरली इसका डिस्टेंस को आप मान सकते हैं R2। यहां से जो डिस्टेंस है इसको मान लेंगे R3। यहां से जो डिस्टेंस है, देखो जैसे 1 है तो 1 माने हैं, 2 है तो 2 माने हैं, 3 है तो 3 माने हैं। तो यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R4 और यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R5। तो देखिए, सेंटर पे एक चार्ज है और इसके चारों साइड अलग अलग चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और हमने सबका अलग अलग डिस्टेंस माना है R1, R2, R3, R4 और R5। और सेंटर पे जो चार्ज है, ठीक है, सेंटर पे जो चार्ज है उसको हम लोगों ने Q माना है। तो देखते हैं कि अलग अलग चार्ज इस सेंटर पे जो चार्ज है उस पे कितना फोर्स लगाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे Q1 से। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स देखिए, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे। और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर
Q1, मतलब क्या हुआ ना, फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q1। इसको हम मान लेते हैं पहला फोर्स लगा रहा है Q1, Q पे फोर्स लगा रहा है, तो आप अपने मन से, ठीक है, इसको आप मान लेंगे F_Q1। उसी तरीके से ये टोटल बढ़ते जाएगा F_Q2, F_Q3, F_Q4, F_Q5। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने 5 फोर्स लिखा है, तो जैसे यहाँ हमने लिख दिया फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q1, तो हो गया F_Q1। इसी तरीके से हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू, मान लेते हैं कहीं पे ऊपर लिखते हैं जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q2, तो यहाँ पर हो जाएगा F_Q2, ठीक है। उसी तरीके से मान लेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q, मतलब इस पे फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q3, तो ड्यू टू Q3 यहाँ पर आप लिख देंगे F_Q3। उसी तरीके से फोर्स एक्टिंग ऑन Q, फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q4, यहाँ पर लिख देंगे क्या, Q4, तो यहाँ पर हो जाएगा F_Q4। और उसी पे एक और लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q5, तो लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q5, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, F_Q5। तो ये हम लोग का टोटल फोर्स हुआ, ठीक है। मतलब 5 जो अभी हम लोग माने हैं अलग अलग चार्ज, जो कि सेंट्रल चार्ज के चारों साइड है, तो यहाँ पर हम लोग F_Q1, F_Q2, F_Q3, F_Q4 और F_Q5 माना। अब ये तो अलग अलग फोर्स हुआ, अब जानेंगे कि व्हाट विल बी द टोटल फोर्स, व्हाट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस सराउंडिंग इट। मतलब सेंटर पे जो चार्ज है उसके चारों साइड जो अलग अलग चार्ज हैं वो उस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो सभी कोई अपना इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे हैं। जैसे Q1 अपना फोर्स लगा रहा है, Q2 अपना फोर्स लगा रहा है, Q3 अपना फोर्स लगा रहा है, Q4 अपना फोर्स लगा रहा है, Q5 भी यहाँ अपना फोर्स लगा रहा है। तो टोटल Q पे कितना फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि टोटल फोर्स ऑन Q ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, अराउंड इट। मतलब इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है बाकी सभी चार्जों के कारण, तो यहाँ पर लिखेंगे F टोटल इज इक्वल टू F_Q1, F_Q2, F_Q3, F_Q4 और एक हो जाएगा F_Q5। टोटल कितना फोर्स लगेगा, बिकॉज ये सब इंडिविजुअल फोर्स था जो कि लग रहा था। अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करने का कोशिश किया कि F जो है फोर्स है, इस Q के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा F टोटल इज इक्वल टू F_Q1, F_Q2, F_Q3, F_Q4, F_Q5। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, ठीक है। तो इसी में एक्चुअली ये कब लागू होता है कि जब दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और यदि इन दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस R है तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अभी प्रेजेंट केस में, इस प्रेजेंट केस में यहाँ पर है एक चार्ज Q
और एक चार्ज है Q1, मतलब एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q1, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है R1। तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 नहीं, अब हो जाएगा Q1। Q1 Q2 कब होता है, जब दो चार्ज था तो Q1 Q2 था, तो हो गया Q1 Q2 बाय R², तो अभी हो जाएगा Q और Q1 है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बाय R1 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आपका निकल जाएगा, ठीक है, F(Q1) के लिए, जो कि हम लोगों ने F(Q1) माना है, तो F(Q1) इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाय R1 स्क्वायर। 1/4πε0 Q1 बाय R1 स्क्वायर। एक फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान से समझिए, बाकी सारा कुछ बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखो, सबसे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जब दो चार्ज रहता है Q1 और Q2, और यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। लेकिन अभी आपके पास प्रेजेंट केस में है F(Q1) में एक Q और एक Q1, और दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो है R1, तो F(Q1) इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाय R1 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का केस 1 के लिए आया, इसके और इसके बीच। उसी तरीके से हम लोग F(Q2) का वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0, और यहाँ अब इसको भूल जाओ, ये केस कंप्लीट हो चुका है। अब इस केस में हो जाएगा Q2 बाय R2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, गौर कीजिएगा, F(Q2), तो ये आपका यहाँ से आ गया। अभी बस ये दोनों को कंसिडर कीजिए, मान लीजिए कैसे Q दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज और एक चार्ज है Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R2, तो 1/4πε0 Q2 बाय R2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग उसको यहाँ पर लिखेंगे F टोटल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाय R1 स्क्वायर, 1/4πε0 Q2 बाय R2 का होल स्क्वायर, प्लस 1/4πε0 Q3 बाय R3 का होल स्क्वायर, प्लस 1/4πε0 Q4 बाय R4 का होल स्क्वायर, प्लस 1/4πε0 Q5 बाय R5 का होल स्क्वायर। ये सारा का सारा चीज हमने आपको एक बार में बता दिया। क्या बताया, देखो ये दोनों जैसे बताया ना, F(Q1) और F(Q2) आया, तो उसी तरीके से हम लोगों ने Q3, मतलब Q3 का केस को कंसीडर किया, Q और Q4 के केस को कंसीडर किया, Q और Q5 के केस को कंसीडर किया, और सभी में ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया। तो F टोटल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाय R1 स्क्वायर, 1/4πε0 Q2 बाय R2 स्क्वायर, 1/4πε0 Q3 बाय R3 स्क्वायर, 1/4πε0 Q4 बाय R4 स्क्वायर, 1/4πε0 Q5 बाय R5 का होल स्क्वायर। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इन सारे चीज में, इस सारे चीज में ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सभी में कांस्टेंट है, या जो हर बार एपियर हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हर बार एपियर हो रहा है। तो देखिए इसमें भी है 1/4πε0 और Q 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक ऐसा टर्म है जो कि सारे में है, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे F टोटल इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है। तो सारे में जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग उस क्वांटिटी को कांस्टेंट मानते हुए बाहर लिख देंगे। F टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो जब आप इतना क्वांटिटी को बाहर निकालिएगा तो आपको यहाँ पर हो जाएगा Q1/R1 का होल स्क्वायर। देखिए Q1/R1 का होल स्क्वायर, और जब इससे भी इतना क्वांटिटी बाहर निकाल लीजिएगा तो आपको क्या बचेगा कि Q2/R2 का होल स्क्वायर। अब फिर से जब इतना क्वांटिटी को बाहर निकाल लीजिएगा तो ठीक है, यहाँ पर जाएगा Q3/R3 का होल स्क्वायर। इससे जब बाहर निकाल लीजिएगा तो बचेगा Q4/R4 का होल स्क्वायर, और लास्टली बट नॉट द लीस्ट इसमें बच जाएगा Q5/R5 का होल स्क्वायर। तो ये जो हम लोग का फॉर्मूला आया, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इंडिविजुअल रूप से जितने भी चार्ज पार्टिकल इसके इर्द गिर्द है सभी को जो फोर्स लगा है तो उन सारे फोर्स का ये वेक्टर सम हुआ। तो मतलब कुछ इस तरीके से समझिए व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज किसी भी, जैसे एक सेंट्रल चार्ज, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई सेंटर पे चार्ज है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारा चार्ज है, तो जो सारा चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो जो भी फोर्स लगेगा, यदि सारे फोर्स का हम लोग वेक्टर सम कर दें, जो भी फोर्स लगेगा, जितना भी फोर्स लगेगा, यदि सारे फोर्स का हम लोग वेक्टर सम करें तो ये जो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस, ठीक है, ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस अराउंड इट, तो इसी को बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। छोटा सा एक यहाँ पर बता देते हैं कि मान लीजिए एक चार्ज है, इधर आपको चार्जेस है A B C D E, और सेंटर में मान लो चार्ज है Q। तो A Q पे कितना फोर्स लगाया, B कितना लगाया, C कितना लगाया, D कितना लगाया और E कितना लगाया। तो जो भी जितने जितने फोर्स लगाए, यदि हम लोग सारे फोर्स का वेक्टर सम ले लें, ठीक है, तो उसी को कहेंगे सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, और इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आप बना सकते हैं कि सेंटर पे यदि एक चार्ज है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारा चार्ज है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का, अलग अलग डिस्टेंस पे, तो एवरी सिंगल फोर्स को निकालिए और सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उसके बाद चार्ज वाला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है चार्ज, उसका हम लोग स्पेशली देखेंगे कि एक ओवरव्यू क्या क्या न्यूमेरिकल्स उससे बन सकता है। तो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप सभी को जितना भी टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास का, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, ये सब सारा कुछ अपने नोट्स से जो PDF फाइल आपको मिला है उससे पढ़िए, और उसके बाद हम लोग उसका
कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाला क्लास करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। एक और मैं आपको इसको समझा देना चाहता हूँ कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या है। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यही है कि मान लीजिए सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारा चार्ज है, तो एवरी सिंगल चार्ज इंडिविजुअल रूप से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा, वो जो सेंटर पे रखा हुआ है, अलग अलग चार्ज अपना अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सब सेम डिस्टेंस पे होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हमने कभी R1 माना है, तो कभी R2, तो कभी R3, कभी R4, कभी R5, हर बार डिस्टेंस अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। एक दो का कोइंसिडेंट रूप से यदि मान लीजिए सेम हो गया तो हो गया, लेकिन सबका सेम नहीं होगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। तो वैसे कंडीशन में जब इंडिविजुअल फोर्स लगेगा, तो सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, देन दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग उसको PDF फाइल से पढ़ के रखिएगा। थैंक यू।